महिलाओं का शक्ति उपदेश इसके बारे में हम लोग सुनेंगे। तो इसमें जो है उपदेश पढ़ने के लिए प्रस्तावना भारतीय इतिहास में सभ्यता के रूप में प्रगति की महिलाओं के समान स्थिति एवं उनके सोचनीय के रूप में मौर्योत्तर काल में अनेक विदेशी शासक इंडो ग्रीक एवं प्रत्येक कुषाण एवं अंतर्वेद इनके वर्ण एवं समाज के कार्मिक आत्मसात एवं के जाने का चिन्हित किया जा सकता है, परिवर्तित हो गया और पदानुक्रम एवं पवित्रता के संरक्षण पर बल दिया जा रहा था। इसे विचारधारा के महिलाओं की स्थिति एवं प्रभावित एवं इसके अलावा जो है परिवर्तन एवं पवित्रता जो संरक्षण पर बल दिया जा रहा था, इसके विचारधारा महिलाओं की स्थिति को प्रभाव किया जा रहा था। इसके अलावा पहली शताब्दी एवं ईसाई शतवाहन के साथ भूमि अनुदान प्रणाली के सामान्य एवं अभ्यास बनाने के गुप्त काल एवं अधिक फली फूली और दक्षिण भारत के कालभर अंतकाल में पांड्य तथा पल्लव के द्वारा भूमि अनुदान करते उभरते राज्य के गठन के साथ निकटता एवं बड़े से जुड़े और मंदिर पंथ का उदय हुआ। उदय राज्य के द्वारा मंदिरों को प्रदान किया गया संबंध में परिणाम एवं अर्थव्यवस्था की समाज में हो रहे इस तरह के बदलाव के संदर्भ में महिलाओं की स्थिति को देखा जाना चाहिए। उनकी स्थिति को समझने के लिए उनकी उत्तर उतनी महत्वपूर्ण थी कि पुरुषों की स्थिति समाज में होने वाले तत्संबंधी घटनाओं कर्म को देखा जा सकता है। सामाजिक संरचना के पुरुषों को एक प्रमुख विशेषता अधिकारी एवं पृथ्वी सत्ता एवं पदों को जाति का समृद्धि एवं धर्म शास्त्रों के रूप में सामाजिक श्रेणी के रूप में लिंग के निर्माण के रूप में अध्ययन देना जरूरी है। इस इकाई में हम देखेंगे जैसे कि महिलाओं को लगभग 300 से 800 दिशा के विभिन्न धार्मिक एवं लैंगिक क्षेत्रों में स्वयं संचालित किए गए महिलाओं के संदर्भ में गुप्त शासकों एवं पुष्पवती एवं सातवाहन का वाकटक एवं बदामी चालुक्य एवं संगम उत्तर संगम के काल में दक्षिण एवं पांडव के पल्लव के अध्ययन करेंगे। विभिन्न संस्था एवं प्राकृतिक कार्यप्रणाली एवं जिन्हें समाज की अनेक संबंध एवं उनकी भूमिका की स्थिति परिभाषित किया जा सकता है, जैसे कि पृथ्वी सत्ता एवं जाति इस व्यवस्था के विवाह एवं वैदिक एवं उपपत्नी एवं देवी दासी के आदि के रूप में जांच कराई जाएगी। कहता है विविध एवं समारोह के अनुष्ठान के लिए उनकी भागीदारी और गौर भागीदारी जैसे कि उपनयन संस्कार उपहार एवं दैनिक समारोह आदि का परिवर्तन नियंत्रण प्रक्रिया के माध्यम में अध्ययन किया जाएगा। कहता है राज्य के विवाह एवं गुप्त एवं गठन एवं मुख्य उद्देश्य राज्य की स्थिति ऊंचा उठाने के लिए ये राज्य का गठन की प्रक्रिया निकटता एवं से संबंधित है। यह अभ्यास के प्रचलन आरंभिक इतिहास काल से ही है, हालांकि उन्हें इन मामलों में अधिक सार्थक हो गए थे जहां शासकों के निम्न मूल्य के थे और उन्हें उच्च परिवार के विवाह करके एवं उच्च वंशावली के निर्माण की आकांक्षा थी। उच्च वंशावली एवं वांछनीय की क्योंकि उन्होंने पर्याप्त परिमाण एवं शासकों को वेद प्रदान की थी। ऐसा माना जाता है कि गुप्त शासक ऐश्वर शैव एवं वर्णों के संबंधित एवं चंद्रगुप्त वन के प्रथम ने स्वतंत्र एवं महाधिराज एवं उपाधि थी। लक्षित के राज में वैवाहिक गठन के अनुसार स्पष्ट चिन्हित किया गया। इसमें से सिक्के ढाले चंद्रगुप्त वन कुमारी देवी के सिक्के की पहले दंपति थी और आकृति में मौजूद चंद्रगुप्त मौर्य एवं कुमारी देवी थी लक्ष्मी राजकुमारी, जिन्हें उभरते हुए गुप्त राज्य के बारे में शक्तिशाली को लवंशित गण संघ की प्रकाश पर डाला। समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण से संबंध एवं रेखांकित किया गया। जब गुप्त शिलालेखों की लक्ष्मी एवं लिच्छवी बेटी के पुत्र में वर्णित किया गया तो पुनः के रिधासेरी के रूप में कॉपर प्लेट के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य एवं काव्यनाग एवं पुत्री प्रभाव गुप्ती के स्वयं एवं धारण के गोत्री एवं संबंधित बताती है। उनकी माता का गोत्र एवं प्रभावी गुप्त विभाग काटक के राजकुमार एवं प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी रुद्र सेन द्वितीय यह आमतौर पर स्वीकार किया जाता है। इसकी वैवाहिक गठन एवं चंद्रगुप्त द्वितीय के राजनीतिक एवं विरुद्ध गुजरात के क्षेत्र राज्य के खिलाफ राजनीतिक संगठन का लक्ष्य हासिल किया। इस तरह के कुकर्स व्यवस्था एवं वनवासी के वर्तमान में कर्नाटक में कदम एवं शासक पुत्री विभाग के गुप्त राजकुमार ने से किया गया। जिससे राजवंशों के बीच संबंध एक गठबंधन
दृढ़ हुआ। कहता है समुद्रगुप्त एवं इलाहाबाद के अब प्रयागराज प्रगति के उसके विजय के द्वारा पराजित उसके शासक को विवरण देती है और अधीनस्थ एवं शासकों के कन्यापन एवं कन्या देवी के यानी एक कुमारी अन्य कन्या के उपहार एवं अन्य उपहार वस्तुओं के साथ साथ उनके अधिपति को वस्तु प्रस्तुत किया। इनकी संदेह स्त्री वस्तु को रूप में मृत एवं व्यक्तिगत परंपरा के रूप में देखा जाता है। इसकी अभिव्यक्ति पेट भर के आसानी एवं अधीनस्थ हो जाती है। प्रमुख रूप से वफादारी एवं प्रदर्शन से जुड़े हैं, बदले एवं अनुग्रहित एवं उम्मीद कर सकते। हालांकि यह एक उपहार हमेशा सुरक्षा से पेश नहीं किया जाता है और धीरे धीरे कभी न कभी अधीनस्थ एवं शासक की अधीनता एवं निशान के रूप में तरह तरह की भेंट देने के मजबूर किया जाता है। समुद्रगुप्त ने नागराज के पराजित किया और पराजित राजा की पुत्री कुबेर नागा का विवाह अब समुद्रगुप्त द्वितीय के साथ सहित हुआ और विशाखादत्त देवी चंद्रगुप्त में विवरण और समुद्रगुप्त में सबसे बड़े पुत्र रामगुप्त उनके सिंहासन के बाद आरूढ़गढ़ में हुए थे। मथुरा के राजा को पराजित किया और हर्ष ने उसकी रानी ध्रुव देवी की मांग की और चूंकि पराजित पक्ष की पूरी तरह अपमान विषय माना जाता था, इसलिए चंद्रगुप्त ने स्वयं रानी इक्षम वेश में जाकर शत्रु को मार डाला। हर महिला का उपहार परास्त शासक के अपमान के सुलह का विषय हो सकता है। इससे विजयी राजा की शक्ति और वर्चस्व का सूचक भी हो सकता था। जैसे जैसे विजयी शासकों को हरम एवं विभिन्न राजाओं की रानियों एवं राजकुमारी को बाढ़ के साथ बढ़ा और शक्ति की समृद्धि दूर तक फैल गई और आमतौर पर युद्ध के बाद पराजित शासकों के शाही घेरने की महिलाओं को सदस्य के विजय के राजा एवं शाही जोड़ा जाता है। हालांकि ऐसा कुछ उदाहरण भी है जब स्थानीय शासकों ने अधिपति एवं पुत्री के विवाह किया और 664 में पुष्यभूत वंश के हर्षवर्धन ध्रुवसेन ने बलवीर की मृत्यु को हराया तो हर्ष की पुत्री से पराजित राजा का विवाह के साथ शांति संपन्न हुआ। कुछ मामले में परास्त के पक्ष में महिलाओं को बंदी बना लिया जाता था और बंदी राजकुमारों को कभी कभी शाही दरबार में हरम सुपारी वाहक एवं के रूप में नियुक्त किया जाता था। कहता है इस प्रकार ऐसा लगता था कि शाही महिलाओं के इस दौरान शक्ति की स्थिति आनंद नहीं लिया। इसकी कीमत तो उस बात पर मापा जाता था कि वह विवाह उसके अधिपति एवं अधिराज एवं क्या क्या ले सकती है। उसके विजय अधिपति एवं हरम एवं निर्वाह होने के अन्य एक अधिपति एवं अधिराज के क्या क्या ले सकती है। विजय अधिपति एवं हर में निर्वासित होने के लिए अन्य के साथ शासक एवं स्नेह को जीतने के लिए संघर्ष करती थी। उनके पति की मृत्यु के बाद सती की अपेक्षा की जाती थी या उसे अधीनस्थ प्रमुख द्वारा विजय शासकों को कन्यादान के रूप में भेंट किया जाता था तथा इस तरह के कई संदर्भ मौजूद नहीं थे। जो जानकारी की क्या उनके पास कोई कई तरह के मामलों की उनकी राय एवं कोई महत्व था या नहीं। शास्त्रों एवं महिलाओं के लिए जिन निर्दिष्ट भूमिकाओं को वकालत की गई और उनकी मुख्य रूप से एक निष्ठावान महिलाओं की छवि के रूप में छवि को ध्यान रखते हुए उनकी भूमिका को परिभाषित किया गया और यह मानक ग्रंथ के अक्सर समाज की विद्यमान एवं जटिलता को समग्र एवं सुगठित प्रस्तुत करने में विफल हुए। चूँकि हालांकि इनके अन्य विरोध सभा एवं अपवाद थे। विचारक एवं सामाजिक मानक दंडों के रूप में नियत कानून के अक्सरवाद एवं राजवंशों की शाही एवं व्यवहार के अनुरूपी में होते थे। पूर्ण विवाह के रूप में संबंधित कानून के रूप में कड़ाई के पालन नहीं किया गया और उदाहरण के लिए गुप्त शासकों को शैव एवं जाति का माना जाता था। इसके वाटक एवं कद्मों के साथ वैवाहिक गठबंधन था जो ब्राह्मण थे। इसके अलावा अछूतों एवं समान स्थिति जैसे फाहियान ने देखा कि काफ़ी भयवा थी। हालांकि बाणभट्ट एवं शाही महल में रहने वाले चंडाल महिला को उद्धव इस छवि का
खनन होता है कि इसमें बताया गया कि उसके कैसे उसमें से एक महल होने वाले सभी धार्मिक अनुष्ठान को निरीक्षित करती थी। चूँकि राज्यों के विवाह एवं विविध के राजनीतिक लाभ होते थे, इसके लिए शासकों बहुविवाह एवं आस्था अभ्यास करते थे। वात्स्यन उल्लेख करते थे गुप्त शासकों की शाही हरम एवं विभिन्न किस्म के महिलाओं को जमानवार एवं पत्नियों की निर्वाह विधवा एवं गणिकाएँ एवं उपपत्नियों एवं अभिनेत्रियों एवं नाटिका आदि भारत के नाट्य शास्त्र एवं उन महिलाओं को चित्रित किया गया जो शाही दरबार से जुड़ी हुई थी। इनके तीनों वर्गीकरण के भीतर एवं घरेलू के रूप में दरारी शिष्टाचार एवं अनुष्ठानों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जा जाता था। महिला के अच्छे परिवार एवं उसके पवित्र समझा जाता था और राजा के स्नेह पाने योग्य माने जाते थे। दूसरी श्रेणी गणिकाओं की जो आमतौर पर एक राजाशाही अनुग्रही एवं वंचित थे, जो कि सामान्यतः राजा को वासन की पूर्ति के लिए शाही हरम के भाग थे और भारत की मानना था कि राजा के केवल पहली श्रेणी महिलाओं में प्रेम संबंधित स्थापित करना चाहिए। फिर भी एक राजा को गणिक की शादी करे और यहाँ अपने रानियों को सेविकाओं को आनंद लेने की अनुमति दी गई, और क्योंकि यह आसानी से महिलाओं को प्राप्त कर सकता था, जैसे कि बहुविवाह एक अस्पष्ट विशेषता जो कि राजा की समृद्धि एवं शक्ति को चिन्हित करती थी, जबकि ये बुरे भले विचारों के सहित एवं अतिभोग के रूप में वर्णित किया जाता था। शाही परिवार के महिलाओं के बीच पदोन्नति एवं सहायता पदों के विशेष प्रावधानों एवं निर्धारित करता था। जिस तरह के आज दोपहर के अंत पूरी तरह महिलाओं को मिलने जाता था, उनके शाही घराने में तत्समय एवं आहत प्रमुखता दर्शाता था। पहले वेश्या पत्नियों की मुलाकात करते थे, उसके बाद पुनर्विवाहित विवाह को गणपति एवं पत्नियों को अभिनेत्री के रूप में कर्म करते थे। कर्म के अन्य कक्षों की व्यवस्था की स्थिति के बारे में महल की गेंद के रूप में पक्षों के आरक्षित एवं पुनर्विवाह को विधुता के रूप में पश्चात गणिका एवं उपपत्नियों को अभिनेत्री की कक्षा में शुद्धता एवं निष्ठा की सौम्यता एवं विशेष गुणों को शाही घराने में महिलाओं के व्यवहार नियंत्रित किया जाता था। पितृसत्ता गाने की वैश्य कहता गुप्त काल स्थापित हो चुका था। गुप्त काल के समाज में पहलू एवं उसकी उल्लेखा प्रमुख समकालीन एवं रचनाओं के विस्तृत होता था, जैसे कि वात्स्यन द्वारा लिखित कामसूत्र एवं छोटी मिट्टी की गाड़ी एवं कालिदास के ऋतु सार मेघदूत एवं उत्तर गुप्त के काल में रचना 18वीं सदी कश्मीरी दोमोर गुप्त एवं द्वारा लिखित कट्टिनी माता एवं कहता है गुणका के अभिजाती गुणों निपुण महिलाओं के रूप में देखा जाता था। इसमें वाचन 64 महिलाओं को रूप में कलाकृति की पेशा करता था। इसकी नीति नाट्य एवं विनोवादित एवं जिसके बिना हासिल के द्वारा भाषा के चरित्र में बताया गया है। वसंत सेना माना गया कि गणिक नाटक एवं प्रदर्शन की कुशलता थी। गणिकाओं को तिरस्कार जाता है और तथा इक्ष्वाकु गणिकाओं को सात आवश्यक वर्ग के सदस्य के रूप राज्य से लेकर उनके कुलीन धार्मिक आचार्यों के धनी व्यापारिक के लिए साहूकार के लिए शहर आवास के लिए सुरक्षित के सुसंस्कृत एवं क्षेत्रों के लिए वंचित किया था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के लोगों और पुलिस के अधिकारियों ज्योतिषियों और मंदिरों की अन्य लोगों की सहायता मिलती थी, जिनके संरक्षण थे। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं बहुत सारे होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों।